गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इससे पहले अपन ने अगली वीडियो में आपको बताया था जल क्षरण। अपन का उस टॉपिक में अपन ने क्या पढ़ा था, मृदा क्षरण एवं संरक्षण। मृदा क्षरण एवं संरक्षण ये अपन का पहले की वीडियो में टॉपिक चल रहा था। उसमें अब इसके अंतर्गत हमने आपको क्षरण बताए थे, अपर्दन बताए थे। उसमें दो प्रकार से, कौन कौन से बताए थे? दो शक्तियों के द्वारा। कौन कौन से? एक तो जल और एक वायु। दो शक्तियों के द्वारा ये अपर्दन होते हैं। अब इसमें अपन ने जल अपर्दन को आपके लिए बता दिया है अगली वीडियो में। उसमें आपको इसके टाइप बताए थे, कितने प्रकार का होता है जल अपर्दन। सबसे पहले इसमें बताया था बौछार क्षरण, और सेकंड इसमें बताया था अपन ने रिल क्षरण, और थर्ड इसमें अपन ने बताया था परत क्षरण, और फोर्थ बताया था अपन ने इसमें अवनालिका क्षरण। तो ये तो हुए अपन के जल क्षरण के प्रकार। अब इसके बारे में पढ़ेंगे वायु। इसके बाद कौन सा आएगा? वायु। क्योंकि मृदा क्षरण केवल दो शक्तियों के द्वारा होता है। वो कौन कौन सी बताई थी अपन ने? एक तो जल और एक वायु। अब वायु के द्वारा किस प्रकार से क्षरण होगा, वायु अपर्दन किसे कहेंगे? तो देखो, जिस प्रकार से अपन ने जल में बताया था कि जल के द्वारा मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना जल क्षरण या जल अपर्दन कहलाता है। इसी प्रकार से अपन किसके बारे में पढ़ेंगे अब? वायु अपर्दन। तो वायु के द्वारा ये तो शक्ति हुई। अब कौन सा टाइप चल रहा है अपन का? कौन सा टाइप चल रहा है? जल। ये तो जल और वायु। वायु के अंदर सबसे पहली आएगी निलंबन। वायु के द्वारा अपर्दन होगा निलंबन, और सेकंड होगा उच्छलन, और थर्ड होगा सतह सर्पण। इसके द्वारा अब देखो क्या होगा, जिस प्रकार से कण जल के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर गए, उसी प्रकार से मृदा के कण किसके द्वारा जाएंगे? वायु के द्वारा। तो उसे ही क्या कहेंगे अपन? वायु अपर्दन। ठीक है, एयर इरेजन। अब इसके बारे में लिखो, वायु अपर्दन डेफिनेशन लिखेंगे, इसकी परिभाषा। वायु के द्वारा मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वायु अपर्दन कहलाता है। वायु अपर्दन कहलाता है। वायु अपर्दन किसे कहते हैं? वायु के द्वारा मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना वायु अपर्दन कहलाता है, एयर इरेजन। ठीक है। अब इसके बाद में वायु अपर्दन के प्रकार क्या डालेंगे? हेडिंग डालेंगे, वायु अपर्दन के प्रकार।
जिस प्रकार से अपन ने जल के पढ़े थे, जल अपर्दन के प्रकार, इसी प्रकार से किसके प्रकार पढ़ेंगे अपन? वायु अपर्दन के प्रकार। अब इसमें देखो वायु अपर्दन 3 प्रकार का होता है। यहाँ लिखेंगे वायु अपर्दन, वायु अपर्दन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब वो प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे फर्स्ट है अपन का, सबसे फर्स्ट है निलंबन। सबसे फर्स्ट होगा निलंबन। फर्स्ट कौन सा होता है वायु के द्वारा? निलंबन, सॉरी निलंबन, हाँ निलंबन ही है। देखो फर्स्ट है निलंबन और सेकंड है अपन का उच्छलन, सेकंड है उच्छलन और थर्ड है सतह सर्पण, सतह सर्पण। ये होते हैं अपन के वायु के द्वारा। इस प्रकार से मृदा का, इसका मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कण जाता है। अब इनकी अपन डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो डेफिनेशन में सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे अपन निलंबन की। सबसे फर्स्ट पढ़ेंगे निलंबन। निलंबन किसे कहते हैं? निलंबन इसमें लिखेंगे 0.1 mm, 0.1 mm। इसका मतलब मृदा के कण कितने होने चाहिए? 0.1 mm। 0.1 mm से कम मृदा के कणों का, मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? निलंबन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना निलंबन कहलाता है। अब देखेंगे इसको दोबारा से। निलंबन किसे कहेंगे? 0.1 mm से कम मृदा के कणों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना निलंबन कहलाता है। अब इसको समझेंगे अपन कि निलंबन किस प्रकार से होता है, कैसे कण होते हैं और किस प्रकार से वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। अब देखो ये अपन के यहाँ पर सोयल है, यहाँ पर सोयल है। अब इस पर क्या होगा कि यहाँ पर जब बरसात पड़ेगी, बरसात ये पड़ रही है, अब इसकी जो बूंद है बरसात की वो कहाँ पर आ रही है? ज़मीन पर आ रही है। ज़मीन पर आने के बाद वो मृदा के कण पर इफेक्ट डाल रही है, उसके ऊपर अपने वेग से पड़ रही है इसके ऊपर। अब यहाँ से जिस कण पर ये पड़ रही है वो कण अपना स्थान छोड़ देगा। जैसे ये बरसात चल रही है, यहाँ से इस जगह ये बरसात आई, यहाँ से ये मृदा कण है, ये अपना स्थान छोड़ के थोड़ी ही दूर चला जाएगा यहाँ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ से इस प्रकार से हट जाते हैं, ये अपना स्थान छोड़ देते हैं। तो यही अवस्था क्या कहलाती है? निलंबन। इनको मैं तीनों को पहले डेफिनेशन लिखा लूँ, उसके बाद मैं आपके लिए समझाऊंगा। अब आएगा सेकंड पॉइंट, आएगा अपन का सेकंड पॉइंट आएगा उच्छलन। उच्छलन, उच्छलन किसे कहते हैं? उच्छलन में क्या होता है? 0.1 mm से
0.1 mm से 0.5 mm व्यास के मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं जिसे उछलन कहते हैं। ये वायु अपर्दन की सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज कौन सी होती है? उछलन, जिसमें 0.1 mm से 0.5 mm व्यास की मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं जिसे अपन उछलन कहते हैं। अब मृदा के ज़्यादातर कण इसी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? इसी के अंतर्गत आते हैं। कौन सी अवस्था के अंतर्गत? उछलन की अवस्था के अंतर्गत। अब यहाँ पर अपन नोट डालेंगे। नोट में अपन को लिखना है 50 से 75% क्षरण इसी अवस्था पर होता है। ऐसी कौन सी अवस्था है वायु अपर्दन की जिसमें 50 से 75% तक नुकसान या क्षरण होता है? कौन सी है? वो है उछलन। और इसमें यहाँ पर भी निलंबन का भी नोट लिखेंगे। एक और नोट लिखेंगे, वायु क्षरण की सबसे प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है? वो है अपन की निलंबन। वो कौन सी होती है? निलंबन। वायु क्षरण की सबसे प्रारंभिक अवस्था निलंबन होती है। और ये तो ही वायु में, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जल अपर्दन, किसमें? जल अपर्दन में सबसे प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है? तो जल अपर्दन में सबसे प्रारंभिक अवस्था कौन सी होती है? बौछार क्षरण। जल क्षरण में इसको भी लिखो, जल क्षरण की सबसे प्रारंभिक अवस्था बौछार क्षरण होती है। कौन सी होती है? बौछार क्षरण होती है। बौछार में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं किसके कण? मृदा के कण। इसमें भी निलंबन में भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसमें क्या होता है? हवा के माध्यम से जाते हैं और उसमें जल के माध्यम से जाते हैं। अब इसमें ये हुई अपन की दूसरी स्टेज उछलन। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सतह सर्पण। सतह सर्पण में क्या होता है? 0.5 mm व्यास से अधिक मृदा के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं।
तो इसमें तो आए उछलन में 0.1 mm से 0.5 mm, अब इसमें आएंगे 0.5 mm से अधिक। तो लिखेंगे 0.5 mm से अधिक, 0.5 mm से अधिक मृदा के कण वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है? सतह सर्पण कहलाता है। ये कहलाए सतह सर्पण। अब इन तीनों के बारे में, जैसे जल अपर्दन के बारे में अपन ने पढ़ा था, कौन कौन 4 अवस्थाएं थी उनके बारे में बताया था। इसी प्रकार से इनको भी देखेंगे निलंबन में। सबसे फर्स्ट निलंबन, इसमें देखो ये अपन की फील्ड है। अब इसमें जो अपर्दन होगा वो किसके माध्यम से होगा? वायु के माध्यम से। अब इसके जो कण हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। इसका मतलब इसके कण 0.1 mm व्यास से भी कम के कण हैं। अब इधर से ये वायु आई, वायु के माध्यम से जब वायु का वेग अधिक होगा तो मृदा के कण अपना स्थान चेंज कर देंगे। जिस प्रकार से जल के माध्यम से इन्होंने अपना स्थान चेंज किया था, जिस प्रकार से यहाँ से जल अपर्दन हुआ, बरसात हुई, तो यहाँ से कोई भी कण था वो अपना स्थान छोड़कर यहाँ पहुँच गया। इसी प्रकार से ये तो हुआ जल से। अब इसी प्रकार से अब किससे होगा? वायु से। वायु, इधर से वायु का वेग आया तेज़ी से वेग आने के बाद में यहाँ जो भी कण थे उन्होंने अपना स्थान चेंज कर लिया, वो यहाँ पर पहुँच गए। तो ये क्या हुआ? एक प्रकार से यहाँ पर जितने भी कण थे अधिक मात्रा में, वो यहाँ से तो अब कम होने लग गए और वो कहाँ पहुँच गए? यहाँ पर इकट्ठे होने लग गए। तो यहाँ से क्या हुआ? कटाव हुआ। जब कम स्थान हो गया और यहाँ अधिक हो गया तो कटाव स्टार्ट हो गया यहाँ से। तो ऐसे ही अपर्दन, कटाव को ही अपन अपर्दन कहते हैं। ये किसके माध्यम से हो रहा है? वायु के माध्यम से। तो ये हुआ अपन का निलंबन। निलंबन में 0.1 mm से कम मृदा के कण आते हैं। बहुत छोटे छोटे कण होते हैं जो बहुत दूरी तक, जो हजारों किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं और कुछ हवा में भी लटके रहते हैं। ध्यान रखना, सबसे अधिक तेज़ी से यही अपर्दन होता है जिसमें जो कण होते हैं हजारों किलोमीटर तक पहुंच जाते हैं। ये हुआ अपन का निलंबन। अब इसके बाद जिस प्रकार से जल क्षरण की सेकंड स्टेज थी, उसी प्रकार से सेकंड स्टेज थी उसमें रेल अपर्दन। अब इसी प्रकार से इसमें वायु के द्वारा कौन सी है? उच्छलन। रेल अपर्दन में उसमें जल के द्वारा क्या हुआ था? उसमें छोटी छोटी नालियां बनना स्टार्ट हो गया था। अब इसमें क्या होगा? उच्छलन में इससे थोड़े मोटे आकार के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेंगे। अब देखो इधर ये फील्ड है। अब यहाँ पर इनका जो कण है वो थोड़ा हाई है। यहाँ पर जो ये कण है अपनी फील्ड में, इनका जो आकार है वो थोड़ा मोटा है। और वो कितने mm का है? उच्छलन में कितने mm का होता है? 0.1 से 0.5 mm के मध्य का होता है। अब यहाँ से इधर से या इधर से कहीं से भी वायु आई, वायु अपने वेग से आएगी तेज़ी से। जब वेग से आ रही है और ये अपन की फील्ड है, तो
तो यहाँ देखो सबसे ज़्यादा मृदा के कण इसी आकार में होते हैं। कौन से आकार में होते हैं? 0.1 से 0.5 mm के आकार में ही होते हैं। अब यहाँ से ये वायु आई तो क्या होगा, यहाँ से इसका इरेजन होगा और वो दूसरे स्थान पर पहुँच जाएंगी। लेकिन याद रखना अधिक दूरी पर ये कण नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते हैं? क्योंकि इनके कणों का आकार थोड़ा मोटा होता है। अधिक दूरी पर हजारों किलोमीटर तक वायु अपर्दन की कौन सी अवस्था में कण जाते हैं? वो जाते हैं निलंबन की में। तो इसमें देखो हानि तो सबसे ज़्यादा उच्छलन के माध्यम से ही होती है। वो कितने % होती है? 50 से 75% होती है। अब वायु के द्वारा सर्वाधिक हानि किस अवस्था में हो रही है? उच्छलन में। क्यों हो रही है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि इसमें मृदा के मध्यम कण आते हैं, मध्यम कण आते हैं जो हमारे लिए लाभदायक होते हैं। सबसे ज़्यादा यही अच्छे होते हैं, यही कण। मैंने आपके लिए बताया था कणों के बारे में, बालू, सिल्ट और क्ले। बालू, सिल्ट और क्ले, इनके मैंने आकार भी बताया था आपके लिए। देखो बालू, सिल्ट और क्ले, बालू, सिल्ट और क्ले, इसमें बताया था 0.2 से 2 mm आकार की बालू के कण होते हैं। सिल्ट के होते हैं 0.2 से 0.02 mm, ये होते हैं सिल्ट के। और क्ले के होते हैं अपन के, क्ले के होते हैं 0.002 mm से कम। ये मैंने आपको बताया था। अब इसमें सबसे महीन कण हैं और हल्के हैं वो हैं क्ले के। इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है, इसमें जल धारण क्षमता अधिक होती है। जल को बहुत कम मात्रा में सोख पाती है, इसका मतलब ऊपर ही भरा रहता है, क्योंकि वो पास पास होते हैं, कण छोटे होते हैं। और इसके कण अधिक मोटे होते हैं, जिसके कारण मृदा में जल रुक नहीं पाता है, वो जल नीचे चला जाता है। ये हुआ था बालू, सिल्ट, क्ले का, ये बताया था। इसके बाद में देखो उच्छलन पर चल रहे थे, यहाँ से वायु का वेग आया, यहाँ पर अपन की मृदा के कण थे, वो वायु के साथ यहाँ से और कहाँ पहुँच गए? यहाँ पहुँच गए। अब यहाँ पर इनका जो स्थान है वो कम रह गया, इसका मतलब इसका कटाव हो गया और यहाँ पर अधिक मात्रा में ये कण पहुँच गए या मिट्टी एकत्रित हो गई। तो यहाँ से क्या हुआ? इसका अपर्दन हुआ, इरेजन हुआ। तो ये कौन सा हुआ अपन का? उच्छलन। उच्छलन, उच्छलन। इसके बाद में आएगा अपन का सतह सर्पण। अब सतह सर्पण में क्या होता है कि इसमें मोटे मोटे ढेले होते हैं। सतह सर्पण में मोटे मोटे ढेले होते हैं, उनका आकार होता है अपन का 0.5 mm से अधिक, 0.5 mm से अधिक आकार होता है। वो आते हैं अपन के सतह सर्पण में। अब इसका क्या होगा? देखो इधर से वायु आने का स्टार्ट हो गई। अब जो कण हैं वायु के वेग से इतना दूरी पर नहीं जाते, वो थोड़ा बहुत यहाँ से ये कण है तो बस इतना सरकेगा। क्यों इतना? क्यों किसका? क्योंकि इसका आकार बहुत मोटा है, इसलिए इससे बहुत कम नुकसान होता है। वायु अपर्दन की कौन सी अवस्था है जिसके द्वारा बहुत कम हानि होती है? वो है सतह सर्पण। वो सतह सर्पण के द्वारा क्यों होता है बहुत कम? क्योंकि इसमें मृदा के जो कण होते हैं उनके ढेलों का आकार बहुत अधिक होता है, इसलिए इसमें जो मृदा का ढेला है वायु के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा तो बहुत कम दूरी पर ही जाएगा। ये हुई अपन की वायु अपर्दन की अवस्थाएं। इनको उतार लीजिए, दोबारा से समझ लो एक बार। निलंबन में क्या होता है कि मृदा के कणों का आकार 0.1 mm से कम होता है। इसका मतलब कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, महीन आकार में होते हैं। अब देखो यहाँ ये अपन की फील्ड है, इसमें इधर से वायु आएगी
वायु का वेग तेज है, तेज होने के कारण यहाँ से स्टार्ट हुई वायु कण है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ना स्टार्ट हुआ, तो ये हजारों किलोमीटर तक वायु में लटके रहते हैं। वो कौन सी अवस्था है? निलंबन है। इसमें बहुत दूरी तक कण पहुंच जाते हैं। और सर्वाधिक नुकसान किस में होता है? उच्छलन में होता है, क्योंकि इसमें जो कण होते हैं वो अपन के लिए लाभदायक होने वाले कण ही होते हैं, जिनका आकार 0.1 mm से 0.5 mm व्यास के मध्य में होता है। अब यहाँ से वायु का वेग आएगा, जो ये कण हैं मीडियम हैं, यहाँ से ये अपना स्थान चेंज करेंगे, यहाँ पहुँच जाएंगे, तो यहाँ पर बहुत सारे मिट्टी इकट्ठी हो गई, यहाँ से कटाव हुआ, तो ये कटाव को ही क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। और कणों के आकार के आधार पर इसको क्या नाम दिया गया है? उच्छलन। इसी प्रकार से सतह सर्पण में कणों का आकार 0.5 mm से अधिक होता है, इसलिए इसका मतलब बहुत मोटे होते हैं ये कण। तो ये वायु के वेग से एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत कम दूरी में जा पाते हैं, इसलिए बहुत कम मात्रा में इस अवस्था में क्षरण होता है। वो कौन सी अवस्था है? सतह सर्पण। अब इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण किसे कहते हैं? ये मैंने आपको अगली वीडियो में समझा भी दिया था। मृदा संरक्षण किसे कहते हैं? संरक्षण एक प्रकार से होता है कंट्रोल करना। संरक्षण होता है कंट्रोल करना। अब किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे अपन? मृदा संरक्षण। मृदा क्षरण को यहाँ हेडिंग डालेंगे, मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण। अब देखो मृदा संरक्षण किसे कहेंगे? मृदा क्षरण को किसी भी प्रकार से नियंत्रित करना। मृदा क्षरण को किसी भी प्रकार से नियंत्रित करना क्या कहलाएगा? मृदा संरक्षण कहलाएगा। इसकी परिभाषा लिखेंगे पहले। मृदा क्षरण को किसी भी प्रकार से नियंत्रित करना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा संरक्षण किससे कहते हैं? मृदा क्षरण को, क्षरण कहते हैं कटाव को। क्षरण और अपरदन एक ही बात है। ये किसे कहते हैं? कटाव को। मृदा क्षरण को किसी भी प्रकार से नियंत्रित करना ही क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है। इसका मतलब जो कटाव हो रहा है, कटाव किस किस के माध्यम से हुआ था अपन का? सॉइल का जो कटाव था, जो अपरदन था, वो किस किस से हुआ था अपन का? कौन कौन सी शक्ति बताई थी हमने? जल और वायु। अब इसके द्वारा जो कटाव हो रहा है उसको किस प्रकार से अपन कंट्रोल करेंगे? उसे कंट्रोल करना ही जो मृदा अपरदन है या क्षरण है या कटाव है, उसे कंट्रोल करना या नियंत्रित करना ही मृदा संरक्षण। संरक्षण का मतलब सुरक्षा से, संरक्षण का मतलब सुरक्षा से, मिट्टी की सुरक्षा करना, इसे ही क्या कहेंगे? मृदा संरक्षण कहेंगे। मृदा संरक्षण की अब कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में लिखेंगे। मृदा संरक्षण की विधियां, ये तो ही मृदा संरक्षण की डेफिनेशन। अब लिखेंगे मृदा संरक्षण की विधियां। मृदा संरक्षण की विधियां
अब मृदा संरक्षण, इसका मतलब सुरक्षित रखने की कौन कौन सी विधियां हैं, मृदा को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जा सकता है जिससे कि इसका कटाव ना हो सके, तो वो कौन कौन सी विधियां हैं। सबसे फर्स्ट है अपन की समोच्च खेती। सबसे फर्स्ट है समोच्च खेती। अब समोच्च खेती होती क्या है, यदि ढालू क्षेत्र में कृषि की जाती है तो मृदा का कटाव होता है। यदि ढालू क्षेत्र में कृषि की जाती है तो मृदा का कटाव होता है। उसे रोकेंगे तो रोका कैसे जाएगा, उसके विपरीत कंटूर रेखा खींची जाएगी। क्या खींची जाएगी, कंटूर रेखा। समोच्च खेती के बारे में लिखेंगे, यदि ढालू क्षेत्र में कृषि की जाती है तो मृदा का कटाव होता है, उसे रोकने के लिए कंटूर रेखा बनाई जाती है। कंटूर रेखा बनाई जाती है। अब ये भी ढाल के हिसाब से होगा। यदि अब ढाल कैसा है ये देखेंगे उसमें, यदि ढाल अधिक है तो कंटूर रेखा की दूरी कम रखते हैं। यदि ढाल अधिक है तो कंटूर रेखा की दूरी अधिक रखते हैं। यदि ढाल कम है तो कंटूर रेखा की दूरी अधिक रखते हैं। अब इसके बारे में समझेंगे। समोच्च खेती, यदि ढालू क्षेत्र में कृषि की जाती है तो मृदा का कटाव होता है। उसे रोकने के लिए देखो, ढालू क्षेत्र में कृषि करना ही कौन सी खेती कहलाती है, समोच्च खेती कहलाती है। ढालू क्षेत्र में कृषि करना ही समोच्च खेती कहलाती है। यदि ढालू क्षेत्र में कृषि की जाती है तो मृदा का कटाव होता है, 100% कटाव होगा जब ढालू मृदा में अपन खेती करेंगे तो। उसे रोकने के लिए कंटूर रेखा बनाई जाती है। देखो ये अपन की फील्ड है, इसमें ये ढाल है थोड़ा। अब इस पर अपन कोई भी फसल उगाएंगे, इस प्रकार से अपन ने कोई भी फसल उगाई तो इसमें क्या होगा,
कि इसका कटाव होता चला जाएगा। जब ढाल इधर की तरफ है तो इसका कटाव होता चला जाएगा। यदि ढालू क्षेत्र में कृषि की जाती है तो मृदा का कटाव होता है, तो उसे रोकने के लिए कंटूर रेखा बनाई जाती है। यदि ढाल अधिक है तो कंटूर रेखा की दूरी कम रखते हैं। यदि ये ढाल इस प्रकार है, अब ये अधिक हो गया, देखो यदि ये ढाल ऐसा है, इस प्रकार से अधिक हो गया, तो कंटूर रेखा कहते हैं उसके विपरीत रेखा, उसके विपरीत, ढाल के विपरीत जो रेखा बनाई जाती है उसे कंटूर रेखा कहते हैं। कंटूर रेखा किसे कहते हैं? ढाल के विपरीत दिशा में जो रेखा बनाई जाती है उसे कंटूर रेखा कहते हैं। अब ये ढाल इधर से इधर है तो कंटूर लाइनें या कंटूर रेखा किधर से बनाई जाएंगी? इधर से बनाई जाएंगी, ऐसे, ना कि ऐसे नहीं बनेंगी। ऐसे बनाएंगे तो कटाव अधिक होगा। और किस प्रकार से बनाई जाएंगी? इस प्रकार से बनाई जाएंगी। अब ये तो अधिक है, अब इसमें अपन ये लाइनें बना दी। अब इसमें कोई भी फसल अपन उगा सकते हैं इस प्रकार से। अब इसमें अपन ने कंटूर लाइनें, ये देखो, अधिक दूरी पर बनाई हैं या कम दूरी पर बनाई हैं। देखो ढाल अधिक है, ढाल अधिक होने के कारण कंटूर लाइनों की दूरी कम रखी है। अब देखो ढाल कम होगा अपन का, यहाँ पर ये ढाल बहुत कम है, ये ना के बराबर है, तो इसमें जो कंटूर लाइनें होंगी उनकी दूरी बढ़ा देंगे। इस प्रकार से इनकी दूरी बढ़ा देंगे। अब इसमें अपन इस प्रकार से कोई भी खेती आसानी से कर सकेंगे, क्योंकि इसका ढाल कैसा है? ढाल कम है। इसमें ढाल कम है तो धीरे धीरे इसको कंट्रोल अपन कर सकते हैं। कंट्रोल करने के लिए कंटूर लाइनें या कंटूर रेखा बनाई जाएगी। कंटूर रेखा की दूरी थोड़ा बढ़ा सकते हैं इसमें। और कम किस में रखेंगे कंटूर रेखा की? इसमें रखेंगे जिसमें ढाल अधिक होता है। जिसमें ढाल अधिक होता है उसमें कंटूर रेखा की दूरी कम रखी जाती है, और जिसमें ढाल कम होता है उसमें कंटूर रेखा की दूरी बढ़ा दी जाती है। इसमें तो कंटूर रेखा की दूरी कम है। और वो क्यों है ये आपको पता ही है, क्योंकि इसका ढाल अधिक है। और इसमें लिखेंगे कंटूर रेखा की दूरी अधिक, कंटूर रेखा की दूरी अधिक है। अब इसमें अधिक क्यों बनाई है ये अपन ने? क्योंकि इसमें ढाल ना के बराबर है, बहुत कम दिखाई दे रहा है, इसलिए कंटूर लाइनें बनाई हैं। अब इन लाइनों से क्या होता है इसको और समझिए कि इन लाइनों को कंटूर लाइनें बनाने से होता क्या है। अब देखो इनसे ये होता है कि जैसे बरसात हुई, बरसात का जल यहाँ से जब ये ढाल इधर को है, इधर से, तो बरसात का जल इधर से ही बहेगा। इधर से जब बहेगा अपने वेग से तो 100% कटाव करेगा। अब इसके जब ढलान इधर से है, तो देखो ये ढलान है, यदि इसमें खेती इस प्रकार से की जाए, इस प्रकार से कंटूर लाइनें बनाई जाए, तो इसका कटाव कम होगा या अधिक होगा? अधिक होगा, क्योंकि इधर से ही इसका बहाव है तो इसकी कटाव बहुत अधिक होगा। तो यही है कि कंटूर लाइनें ढाल के विपरीत दिशा में बनाई जाती हैं। अब इसका ढाल इधर से है तो कंटूर लाइनें इधर से बनाई गई हैं। अब ये भी आपको दिख रहा है कि कंटूर लाइनें कम हैं, कम दूरी पर हैं। कम दूरी पर क्यों बनाई है? क्योंकि जब ढाल अधिक है तो जब बरसात का पानी आएगा तो पहले इस लाइन तक आएगा धीमे से, फिर इससे भी निकल जाएगा तो इस लाइन तक आएगा, फिर इससे भी निकल जाएगा यहाँ तक आएगा, यहाँ से भी निकल जाएगा यहाँ तक आएगा। तो धीमे धीमे उसका जो वेग है बहुत तेज़ी से आ रहा है, उस वेग को ये बहुत कम कर देती है। जब जल का वेग कम हो जाएगा तो इसका कटाव भी बहुत कम होगा। और इसमें
क्या है कि इसकी दूरी अधिक क्यों बनाई है, क्योंकि इसमें ढाल बहुत कम है, इसमें कटाव की कोई समस्या नहीं आएगी, क्यों थोड़ा अपन बढ़ा भी सकते हैं इसमें। तो ये याद रखना समोच्च खेती क्या होती है, जो ढालू क्षेत्र में जो खेती की जाती है उसे ही अपन समोच्च खेती कहते हैं। और समोच्च खेती में मृदा अपरदन को रोकने के लिए कंटूर लाइनें बनाई जाती हैं। अब दूसरा आता है अपन का भू परिष्करण। दूसरा पॉइंट आता है भू परिष्करण। भू परिष्करण, अब इसको समझेंगे कि भू परिष्करण किसे कहते हैं। इस क्रिया में भूमि की भू परिष्करण, इसका मतलब भूमि से संबंधित है। इस क्रिया में भूमि की जुताई गहरी करनी चाहिए। इस क्रिया में भूमि की जुताई गहरी करनी चाहिए। इस क्रिया में भूमि की जुताई कैसी करनी चाहिए, गहरी करनी चाहिए, जिससे मृदा में, इससे क्या होगा, जिससे मृदा में पानी, जिससे मृदा में पानी अवशोषित हो जाए, अवशोषित हो जाए और कटाव ना हो। देखो, भू परिष्करण किसे कहते हैं। भू का मतलब भूमि से है, परिष्करण का मतलब उसमें जो भी क्रिया की जाती है। इस क्रिया में भूमि की गहरी जुताई, इस क्रिया में भूमि की जुताई कैसी करनी चाहिए, गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, जब गहरी जुताई कर देंगे तो मृदा में पानी अवशोषित हो जाएगा, पानी नीचे तक पहुंच जाएगा और कटाव नहीं होगा। कटाव को कैसे रोकेंगे, भू परिष्करण करके। अब भू परिष्करण भी 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार इसके कौन कौन से होते हैं। देखो, भू परिष्करण भी कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। अब 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं इसके। सबसे फर्स्ट होता है शून्य भू परिष्करण। शून्य भू परिष्करण, तो इसमें क्या होता है, शून्य का मतलब होता है ना के बराबर। शून्य भू परिष्करण किसे कहते हैं। खेती में देखो, जैसे अपन घूमते घूमते जा रहे हैं खेती की तरफ, अब उसमें मोटे मोटे फसलों के अवशेष डले हुए हैं, तो उनको उठाकर अलग कर देना, यही क्या कहलाएगा, शून्य भू परिष्करण। ना के बराबर खेती से विभिन्न अवशेषों को उठाकर अलग करना ही कौन सा भू परिष्करण कहलाएगा, शून्य भू परिष्करण। शून्य भू परिष्करण कहलाता है।
शून्य भू परिष्करण में क्या होता है, ना के बराबर खेती से विभिन्न अवशेषों को उठाकर अलग करना ही कौन सा भू परिष्करण, शून्य भू परिष्करण। शून्य भू परिष्करण में अवशेष क्या क्या हो सकते हैं, जैसे बाजरे की फसल बोई, बाजरे की फसल कटने के बाद में विभिन्न डंठल रह गए तो उन्हें उठाना ही क्या कहलाएगा, अपन का शून्य भू परिष्करण कहलाएगा। अब इसके बाद में आता है अपन का प्राथमिक भू परिष्करण। प्राथमिक भू परिष्करण किसे कहते हैं, इसमें अपन की सारी क्रियाएं आ जाती हैं। प्राथमिक भू परिष्करण में पाटा लगाना, जुताई करना, इसका मतलब होता है खेत की तैयारी से लेकर, देखो प्राथमिक भू परिष्करण किसे कहते हैं, खेत की तैयारी से लेकर, खेत की तैयारी से लेकर बुवाई, तैयारी में क्या क्या आ जाता है, पाटा लगाना, जुताई करना, खेत की तैयारी से लेकर बुवाई तक जो भी शस्य क्रियाएं की जाती हैं, जो भी शस्य क्रियाएं की जाती हैं, वह प्राथमिक भू परिष्करण, प्राथमिक भू परिष्करण कहलाती हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ आ जाती है, देखो प्राथमिक भू परिष्करण किसे कहते हैं, खेत की तैयारी से लेकर बुवाई तक जो भी शस्य क्रियाएं की जाती हैं वह प्राथमिक भू परिष्करण कहलाती हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ आती है, देखो जुताई करना इसी के अंतर्गत आता है। यदि आपसे पूछा जाए कि पाटा लगाना कौन सा भू परिष्करण कहलाता है, तो कौन सा भू परिष्करण कहलाएगा, प्राथमिक भू परिष्करण। यदि आपसे पूछा जाए कि जी खेत में जुताई करना कौन सा भू परिष्करण कहलाता है, प्राथमिक भू परिष्करण। ठीक है, उसके बाद देखो खेत की तैयारी से लेकर बुवाई तक जो भी शस्य क्रियाएं की जाती हैं वह प्राथमिक भू परिष्करण कहलाती हैं। अब आएगा इसके बाद द्वितीयक भू परिष्करण। द्वितीयक भू परिष्करण, अब द्वितीयक भू परिष्करण किसे कहते हैं, द्वितीयक में अब देखो बुवाई तक तो इसमें आ गया, अब बुवाई के बाद में किस में आएगा, द्वितीयक में। तो बुवाई से लेकर कटाई मड़ाई भंडारण तक जो भी क्रियाएं की जाती हैं वह द्वितीयक भू परिष्करण कहलाती हैं।
द्वितीयक भूपरिष्करण कहलाती हैं। द्वितीयक भूपरिष्करण क्या होता है? बुवाई से लेकर कटाई, मड़ाई, भंडारण तक जो भी क्रियाएं की जाती हैं वह द्वितीयक भूपरिष्करण कहलाती हैं। अब इसमें क्या क्या आ रहा है? कटाई आ रही है, मड़ाई, भंडारण, ये सारा कुछ किसके अंतर्गत आता है? द्वितीयक भूपरिष्करण। अब देखो, सर्वाधिक फसलों की कटाई, सर्वाधिक फसलों की कटाई 25%, 24 से 25% नमी होने पर करनी चाहिए। इसको लिख लीजिए नोट डाल करके, नोट डाल के। सर्वाधिक फसलों की कटाई, सर्वाधिक फसलों की कटाई 24 से 25% नमी होने पर करनी चाहिए। सर्वाधिक फसलों की कटाई कितने प्रतिशत नमी होने पर करनी चाहिए? 24 से 25% नमी होने पर करनी चाहिए। और एक मुख्य बात ये और है कि जो अपन की खाद्यान्न फसलें होती हैं, खाद्यान्न फसलें जैसे गेहूँ है, बाजरा है, इनका जो भंडारण किया जाता है वो कितने प्रतिशत नमी पर किया जाता है? खाद्यान्न फसलों का भंडारण, खाद्यान्न फसलों का भंडारण 10 से 12% नमी पर किया जाता है, नमी पर किया जाता है। अब यदि इससे अधिक नमी पर अपन भंडारण कर देते हैं किसी भी फसल के सीड का, यदि उसको अधिक नमी पर अपन भंडारित कर देते हैं तो क्या होगा? उसमें क्या होगा कि विभिन्न प्रकार के जीवाणु उत्पन्न हो जाएंगे, विभिन्न प्रकार के जीवाणु उत्पन्न या रोग लग जाएगा, जिससे हिंदी में रोग लगना कहते हैं। रोग लग जाता है, उस खाद्यान्न फसल में रोग की बीमारी लग जाती है, छोटे छोटे कीटाणु पड़ जाते हैं। अब इसके बाद में ये हुआ अपन का भूपरिष्करण। भूपरिष्करण के बाद में आएगा पलवार। भूपरिष्करण के बाद में मृदा जो संरक्षण है उसमें तीसरा पॉइंट आएगा पलवार। अब पलवार किसे कहते हैं? तीसरा पॉइंट है पलवार। देखो, पलवार किसे कहेंगे अपन? मृदा की ऊपरी सतह को, मृदा की ऊपरी सतह, मृदा की ऊपरी सतह को, मृदा की ऊपरी सतह को घास फूस, पेड़ पौधों, घास फूस, पेड़ पौधों आदि के अवशेषों से, आदि के अवशेषों से ढकना। मृदा की ऊपरी सतह को घास फूस, पेड़ पौधों के आदि के अवशेषों से ढकना पलवार कहलाती है, पलवार कहलाती है। जिससे
मृदा का कटाव कम होता है, जिससे मृदा का कटाव कम होता है। पलवार किसे कहते हैं? पलवार मृदा की ऊपरी सतह को घास फूस, पेड़ पौधों आदि के अवशेषों से ढकना ही पलवार कहलाती है। अब देखो, ये अपन की सॉइल है, इसकी ये ऊपरी परत है, इस पर अपन घास फूस या पेड़ पौधों की इस प्रकार से परत बिछा देते हैं। इसके पर प्लास्टिक की पलवार भी बिछाई जाती है, प्लास्टिक की जो पन्नी होती है उसकी पलवार भी बनाई जाती है, उसके द्वारा भी इसको ढका जाता है। और ये अपन का घास फूस है, उससे भी ढक देते हैं, लेकिन सबसे अच्छी पलवार घास फूस की ही होती है। और पलवार का कार्य एक फसल और करती है अपन की, कौन सी है वो? दलहनी फसलें। जो दलहनी फसलें होती हैं वो सर्वाधिक पलवार का कार्य करती हैं, जिससे इन फसलों को सर्वाधिक कहाँ उगाया जाता है? ऊंचे नीचे क्षेत्रों में। इसका मतलब टीले वाले क्षेत्रों में या जो बलुई मृदा होगी उस क्षेत्र में दलहनी फसल को सर्वाधिक उगाया जाता है, क्योंकि ये क्या कार्य करती है? ये कार्य करती है मृदा कटाव को रोकने का। दलहनी फसल जैसे मूंग है, उड़द है, मसूर है, ये सारी फसलें किसका कार्य करती हैं? मृदा अपन को कंट्रोल करने का। अब इसके बाद में पलवार में जैसे अपन ने घास फूस पेड़ पौधों के आदि के अवशेष बिछा दिए, तो किस प्रकार से ये कंट्रोल करेगा? देखो, इसके ऊपर से बरसात होगी, यदि अपन इसको नहीं बिछाते, देखो इधर ये भी दूसरी फील्ड है, यहाँ पर यदि इसको नहीं बिछाते और ये बरसात हो रही है तो यहाँ से इस प्रकार से इसका क्या होने लग जाता? कटाव होने लग जाता। और यदि अपन ने ये पलवार का प्रयोग कर दिया यहाँ पर, पलवार का प्रयोग करने के बाद में ये धीमे धीमे इसका जो वेग है, जो वर्षा का वेग है, उसको भी कम कर रही है। क्या? जो अपन की फसल के अवशेष बिछाए थे वो वर्षा के वेग को कम कर रही है। कम करेगी तो उसका कटाव भी कम होगा। कटाव कम हो गया, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो जल है ये बरसात का, इसको सबसे पहले कौन अवशोषित कर रहा है? जो अपन ने पलवार के रूप में जो भी अवशेष बिछाए हैं वो इसको अवशोषित कर रहे हैं। अब ये धीरे धीरे कहाँ पर जाएगी? ये धीरे धीरे इसमें जो नमी है, नमी बनी रहेगी, वाष्पीकरण कम होगा, नमी बनी रहेगी, तो पौधों के लिए जल की भी आवश्यकता ठीक प्रकार से बनी रहेगी। तो यहाँ से जो ये जल है, यहाँ से जो जल है जो पौधों के लिए धीरे धीरे मृदा में जा कर के पौधों के लिए प्राप्त होता चला जाएगा। और पौधों के लिए जमीन से कौन सा जल प्राप्त होता है? वो होता है केशिका जल। केशिका जल। और मृदा में जल कितने प्रकार का पाया जाता है? कितने टाइप का बताया था मैंने? 3 प्रकार का। कौन कौन से प्रकार बताए थे मैंने? देखो, मृदा में 3 प्रकार का जल बताया था। सबसे फर्स्ट बताया था गुरुत्वाकर्षण जल, और दूसरा बताया था जो पौधों को सर्वाधिक प्राप्त होता है वो केशिका जल, और थर्ड बताया था आर्द्रताग्राही। आर्द्रताग्राही ये जल मैंने बताया था। आर्द्रताग्राही जल है जो मिट्टी के कणों से लिपटा हुआ रहता है, जिसमें पौधे के लिए पानी की कमी भी हो जाती है, कमी हो जाती है तो वो सूख जाती है, जिससे पौधे का सूखना ही मिलानी बिंदु, बिल्टिंग पॉइंट कहलाता है। पौधे जब सूख जाता है पानी कमी से तो वो अवस्था बिल्टिंग पॉइंट कहलाती है, मिलानी बिंदु कहलाती है। ये अवस्था 2 प्रकार की होती है, अस्थायी और अस्थायी। अस्थायी और स्थायी। अस्थायी में क्या होता है? जब पानी अपन सिंचाई कर देते हैं तो पौधा दोबारा से जीवित हो जाता है। और स्थायी में जब पौधे के लिए अपन सूख गया और पानी अपन ने डाला तो वो पौधा वापस से जीवित नहीं होता है। उसे कौन सा कहेंगे? स्थायी मिलानी बिंदु, स्थायी परमानेंट बिल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इस प्रकार से जो पलवार है, पलवार कई प्रकार की होती है। एक तो घास फूस की पलवार,
घास फूस की पलवार और सेकंड है प्लास्टिक पलवार। प्लास्टिक पलवार सर्वाधिक क्या कार्य करती है, ये जो सूर्य का प्रकाश आता है इसको कंट्रोल करने का कार्य करती है। जब इसको अपन बिछा देते हैं तो पौधे के लिए कमी रहती है, जो बालू मृदा है उसमें जल की कमी रहती है। जब अपन ने ये बिछा दी प्लास्टिक पलवार तो सूर्य का जो किरणें आ रही हैं उससे जो ताप आ रहा है उसको सर्वाधिक प्लास्टिक पलवार कंट्रोल करती है, जिससे उसका वाष्पोत्सर्जन कम होगा तो उसके लिए पानी की मात्रा बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ेगी, तो उसके लिए प्लास्टिक पलवार। और इससे ये भी होता है कि मृदा का अपरदन भी रुकता है। और सर्वाधिक बेटर घास फूस की पलवार रहती है। तो ये आपका लेसन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद आपका जो लेसन नंबर 2 होगा वो अगली वीडियो में वहाँ से स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 2 से। ये लेसन आपका यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।